नमस्कार, मैं भारत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैक फैक्ट्स जेड में। हम आज पढ़ेंगे हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित एक और कविता जो कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। तो बेसिकली हम रघुवीर सहाय के विषय में जानेंगे थोड़ा सा कि उनका जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1990 में हो गई थी। सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध आदि इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली इसके ऊपर आते हैं कि इनके काव्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे हम। और काव्य पढ़ने से पहले इसके विषय में जान लेना चाहिए कि जैसा कि शीर्षक पता चल रहा है कि वसंत आया, अर्थात वसंत के आगमन का कवि ने वर्णन किया है। और कविता लिखने का अभिप्राय कवि का यह है कि बेसिकली होता क्या है कि आजकल की जो जनरेशन है, यानी कि उस समय से जब कवि कविता लिख रहा था उस काल में भी और आज भी हम लोग प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं इसीलिए हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे यहाँ पर अब इस समय कौन सा मौसम चल रहा है, हमें क्या करना है। और पता चलता कैसे है, तो उसका पता चलने का तरीका ये है कि हमारे यहाँ कैलेंडर निर्धारित होता है और कैलेंडर की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि आज बसंत पंचमी है, आज ये है, आज वो है। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि लोगों को अनुभव रहता था कि कुछ वातावरण के कारण लोग पहचान जाया करते थे कि कैसा मौसम है और क्या कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें हम भूल सी गए हैं, हम इन चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो कवि ने इस कविता में इस अभिप्राय को प्रकट किया है। ठीक है, अब हम एक बार पंक्तियों पर आते हैं। तो कहते हैं कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। ठीक है, तो कविता का शीर्षक लास्ट में कवि ने अंतिम पंक्ति में इस पैराग्राफ की कहा है कि वसंत आया। अब कवि का कहने का मतलब क्या है, कहने का प्रारंभ है कि जैसे बहन दा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में प्रयोग किया है कवि ने, तो इसका मतलब स्पेशली क्या है कि जिस प्रकार बहन दा शब्द कहती है, तो कहती किसको है, तो कहा कि भाई को। तो कहा कि जिस प्रकार बहन भाई को दा कहकर पुकारती है, ठीक है, ऐसे किसी बंगले में, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर। अब यहाँ पर कवि ने किसी जब प्रयोग किया तो यहाँ पर कवि ने खुद संदेह प्रकट किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि अशोक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अशोक के अतिरिक्त अन्य पौधे भी हो सकता है, कोई और पेड़ हो। अब बंगले में तो आप किसी बंगले में जब आप जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां अशोक का ही वृक्ष होगा, हो सकता है कि अन्य वृक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कवि कहता है कि ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, माने किसी पेड़ पर, तरु का सामान्य अर्थ होगा पेड़, तो कहा कि ऐसे कैसे कि जैसे बहन दा कह के पुकारती है वैसे ही किसको, अच्छा बहन किसको कहती है, तो कहा कि जैसे बहन, अभिप्राय आ रहा है कि भाई को दा कहकर पुकारती है, कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी किसी पेड़ पर बैठी चिड़िया कूकी, कि अपनी चिड़िया जो उनकी चिड़िया की आवाज को कूकना कहते हैं। तो कवि कहता है कि जैसे कोई बहन अपने भाई को दा कह के पुकारती है, बेसिकली होता है क्या कि बड़े भाई को दा कहा जाता है। तो कहता है कि जैसे बहन अपने बड़े भाई को दा कह के पुकारती है, ऐसे किसी बंगले के किसी वृक्ष पर। अब यहाँ पर संदेह प्रकट किया है कि अशोक का हो सकता है। ज्यादातर चूंकि बंगलों में बाहर दरवाजे के बराबर में मिट्टी होती है और लॉबी टाइप की होती है, ठीक है, उसमें पेड़ होते हैं और वो ज्यादातर अशोक के वृक्ष होते हैं। इसीलिए कवि ने देखा उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में जहां भी लोगों के पास बंगले होते हैं बेसिकली उन सबके पास लगभग घरों में बड़े बड़े पौधे, क्योंकि लंबे लंबे होते हैं इसीलिए अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं। तो बंगलों में, तो कवि ने इसीलिए यहाँ पर अशोक लिख करके क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रयोग किया है कि हो सकता है कि अन्य कोई और भी पेड़ हो, क्योंकि तरु का भी प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो कहता है कि अशोक पर। अब हम अशोक से निर्धारित कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिल रहा है, लेकिन हम अशोक को निर्धारित करते हुए कहते हैं कि किसी तरु पर या किसी वृक्ष पर, किसी अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। तो ये किस प्रकार हुआ कि जैसे किसी बहन ने अपने बड़े भाई को दा कह के पुकारा हो, उसी प्रकार कोई चिड़िया आकर वृक्ष पर बैठ करके, बंगले के वृक्ष पर बैठ करके कूकी। ठीक है,
अब ये जो कुछ घटनाएं हैं, बेसिकली ये प्रयोग इसलिए किया है कवि ने कि ये निशानियां हैं कि इस समय कौन सा मौसम चल रहा है, किस मौसम की निशानी है कि इस मौसम में क्या क्या होता है। तो पहला आपको कवि ने अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया कि जिस प्रकार बहन दा कहकर बड़े भाई को पुकारती है, उसी प्रकार किसी बंगले के किसी वृक्ष या अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया बैठी हुई कूकी। और कभी कहता है कि चलती सड़क के किनारे, ठीक है, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। बजरी होती है छोटी छोटी रोड़ी जिसको आप कहते होगे, ठीक है। तो लाल बजरी का मतलब क्या हुआ, एक तो फुटपाथ होती है, ठीक है, तो फुटपाथ के नीचे जो पत्थर पड़े होते हैं बेसिकली उनके ऊपर जब पत्ते सूख कर गिर जाते हैं वो लाल कलर की नजर आती है, ठीक है। तो कभी कहता है कि और उसके ऊपर जब लाल कलर की आती है उसके ऊपर भी फिर टूट टूट के और पत्ते गिरते हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि इसमें पत्ते सूख सूख के सारे पेड़ अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, ठीक है, और फिर नई नई कलियां फूटती हैं। तो कभी कहता है कि चलती सड़क के किनारे, ठीक है, चलती सड़क का अभिप्राय क्या कि सड़क तो कभी नहीं चलती। तो कहने का मतलब क्या कि चलती सड़क पे अभिप्राय का मतलब हुआ क्या कि चलती सड़क के किनारे, अर्थात ऐसी सड़क जिस पर लोग चलते हैं उस सड़क के किनारे, ठीक है, लाल बजरी पर, ठीक है, लाल बजरी पर। तो उस बजरी का मतलब जो बज रही है, ठीक है। तो पत्ते जब चूर हो जाते हैं ना तो चलते चलते वो बड़े मोटे मोटे जो बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं ना वो भी बजने लग जाते हैं, उनकी भी चरमराहट आवाज आती है, ठीक है। तो कहा कि लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। तो क्या चुरमुराए, तो कहता है कि चुरमुरा रहे हैं, ठीक है, पांव तले के पैरों के नीचे, क्या ऊंचे तरवर से गिरे। तो ऊंचे तरवर बने बड़े बड़े विशाल वृक्षों से गिरे। तरवर जब प्रयोग कर रहा है तो वर प्रयोग किया है, तो किसका मतलब क्या हो, विशाल वृक्ष से, विशाल वृक्षों से गिरे, क्या बड़े बड़े पियराए पत्ते, कि बड़े बड़े ढाक के बड़े बड़े पीले पत्ते वो गिरे। आप जब कभी किसी द्वारका में भी अगर आप किसी ऐसी जगह पर, मतलब द्वारका में जो रोड्स हैं, ठीक है, उन रोडों में भी कई जगह ऐसी मिल जाएंगी आपको। द्वारका सेक्टर 1 के आगे जब आप मुड़ोगे तो वहां पर भी ऐसा देखने को मिलता है, वहां पर भी बड़े प्यारे प्यारे बस स्टैंड के पीछे पेड़ हैं, ठीक है। तो वो मौसम आप बसंत के मौसम में जब फरवरी में वहां जाओगे तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है। लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि काम में मनुष्य इतना व्यस्त हो जाता है कि ये चीज भूल ही जाता है कि इस समय मौसम कौन सा चल रहा है, ठीक है। और उस समय बच्चों की पढ़ाई भी चल रही होती है कॉलेजेस के, तो वो वैसे भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब कहते हैं कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो। अब तो नहाई हो तो किसी स्त्री की बात हो रही है, ठीक है। यहां तक तो अगर आप इस पंक्ति को देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो। तो जैसे गर्म पानी से नहाई हो, मानो वैसे ही। तो मानो का जब मैंने प्रयोग किया है, क्योंकि यहां तो लिखा नहीं है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ये मानो का जब प्रयोग आ जाता है तो बेसिकली वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ हिंदी में माना जाता है, ठीक है। तो कहा कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, मानो खिली हुई हवाई फिरकी सी आई चली गई। अब ये कभी अपना मतलब कभी जब घर से बाहर निकलता है, ऐसा भी हो सकता है कभी निकला हो, या हो सकता है क्योंकि कभी जब बाहर निकला होगा तो उसने महसूस किया होगा उस चीज को, तो कभी लिखेगा ना। और हो सकता है किसी अन्य के वर्णन का कभी ने कर दिया हो, तो जो चीज उसने अपने ऊपर महसूस किया तो कहता है कि वैसा मैं लिख रहा हूं। तो लिखता क्या कहता कि जैसे कोई 6 बजे गर्म पानी से जैसे नहाई। तो गर्म पानी से जब आप सुबह सुबह नहाते तो क्योंकि उस टाइम फरवरी का महीना होता है और ठंडक थोड़ी ठंड होती अवश्य है, ठीक है। और उस ठंड में भी आपको स्नान करते में आनंद की अनुभूति होती है, और उसके बाद जब आप बाहर निकलो तो आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो कभी ठंडी कभी गर्म ऐसा मौसम होता है। तो कभी कहता है कि कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, ठीक है। यहाँ पर कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो। और नहाने के बाद क्या होता है कि मानो खिली हुई हवा आई, वैसी खिली हुई हवा आई और फिरकी सी आई चली गई, फिरकी के समान आई और चली गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कभी को बाहर जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर बेसिकली होता क्या है कि गर्म होता है, ठीक है। जब हम रजाई से निकलते हैं उस महीने में फरवरी में तो हमारा शरीर गर्म होता है, और उसके बाद हम टहलने निकल जाएं तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, ठीक है। और ठंडी ठंडी हवा के बीच में कई बार हवा रुक जाती है और एकदम झोंका लगता है। तो वो जो हवा है उसका कभी वर्णन कर रहा है, तो वो जो ठंडी हवा है, ठीक है, एकदम से कभी गर्म आ जाती कभी ठंडी, मतलब ऐसा प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है।
तो कहा कि खिली हुई हवा, एकदम से हवा आई ठंडी ठंडी सी, मतलब ज्यादा ठंडी नहीं, बहुत ज्यादा नॉर्मल, और वो आई अच्छी सी और लगी, उसके बाद फिर किसी आई, फिर चली गई। तो ये कभी ना फुटपाथ पर चलते चलते, फिर कहता कि ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते, ठीक है, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते। अच्छा, फुटपाथ पर चलते चलते चलते, और कभी ने यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 मैंने कल मैंने जाना कि वसंत आया, कि मैंने ऐसा जान लिया कि ऐसा, मतलब कभी को ये पता ही नहीं था कि वसंत आ गया। उसने जब हरकतें देखी ना कि क्या क्या हो रहा है, मतलब लोक में, और लोक में जो हो रहा है बेसिकली ये सारी की सारी चीजें बसंत के मौसम में होती है, और बसंत का जो मौसम है इसमें इसका मतलब कभी को क्या लगा, कहता है कि यह कल मैंने जान लिया कि बसंत आया, ठीक है। अब कुछ शब्द क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं तो वहां की कुछ भाषा शैली जो अपनी घरेलू भाषा होती है, ठीक है, तो उन शब्दों को कहते हैं देशज। तो कवि ने यहाँ पर कुकी देशज शब्द का प्रयोग किया है, चुरमुराए आदि ये भी देशज शब्द है, और उसके बाद पियराए पत्ते, पियराए माने पीले पत्ते। यहाँ तक कि मेरे घर में यूपी वाले लोग हैं, वे भी पियरे पियरे शब्दों का प्रयोग कई बार करते हैं, मैंने घर में भी सुना है। तो ये सारे के सारे शब्द देशज हैं, ठीक है। बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, पियराए पत्ते में अनुप्रास अलंकार है, और चलते 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे गर्म पानी से नहाई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, खिली हुई हवा में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और फिरकी सी आई में उपमा अलंकार है, में होगी पंचमी, ठीक है। अब यहां पर कवि कहता है कि जिस चीज का पता हमें, मतलब जब आप कभी बाहर निकला तो उसको फुटपाथ पर जो जो चीजें दिखाई दी, ठीक है, जो जो चीजों से महसूस हुई, उन चीजों को महसूस करने के बाद वो संदेह में पड़ गया कि बेसिकली ये जो मौसम है ये क्या वास्तव में बसंत आ गई। अब जब वो संदेह में पड़ गया तो उसने घर जाकर के देखा। अब घर जाकर के जब उसने देखा तो देखा कि महीना कौन सा चल रहा, तो कहा फरवरी चल रहा है। अच्छा ठीक है, और इस चीज का ज्ञान सामान्य अवबोध सबको होता है, ठीक है, लेकिन कवि ने फिर भी कंफर्म कर लिया, हालांकि कविता लिख रहा है, तो वहां पर कवि जाकर के देखता है तो कहता है कि यह कैलेंडर से मालूम था। कवि जानता है कि कैलेंडर से पता भी चल गया कि महीना बसंत का चल रहा है, इसका मतलब ये जो है मौसम फरवरी का जो महीना चल रहा है, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये बसंत का महीना है, ठीक है। तो कैलेंडर से पता भी था और कवि ने कंफर्म भी कर लिया, और कहता है कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने में की होवेगी पंचमी। अब कहता है कि अमुक दिन अमुक बार, ये जो अमुक शब्द है वस्तुतः इसका प्रयोग पूजा पाठ इत्यादि जब कराते हैं वहां होता है, ठीक है। संस्कृत में अधिकतर इस शब्द का प्रयोग होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहते, या किसी जब आप पूजा पाठ कराते होंगे, पंडित जी जब आपको देखते होंगे, कभी ध्यान देना बच्चे, तो पूजा कराते समय पंडित जी अमुक का प्रयोग करते हैं कि अमुक स्थान अमुक स्थान पर अमुक तारीख को अमुक दिनांक को, जिनका जन्म वगैरह पता नहीं होता, तो अमुक उसके लिए प्रयोग करते जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अमुक दिन अमुक बार का कवि ने जो प्रयोग किया है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब बसंत पंचमी आती है तो ऐसा तो है नहीं ना कि हर साल बुधवार को आती है या हर साल मंगलवार को आती है, आती हर साल है, पर ये नहीं होता फिक्स कि कौन से दिन आता है। इसलिए कवि ने कहा कि अमुक दिन, तो अमुक का मतलब कौन सा दिन होगा, ठीक है, इस विषय में क्या देता है। फिर कहता है कि मतलब अमुक दिन होगा, और मतलब दिनांक वैसे तो 14 फरवरी इत्यादि होती है, बट इसमें क्या है, कवि ने इसलिए संदेह प्रकट कर दिया कि कंफर्म नहीं होता उस समय कितनी तारीख को कौन सा दिन पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं पता होता है ना, क्योंकि कैलेंडर जो छपता है वो भविष्य देख करके छापा जाता है, ठीक है। तो कहा कि अमुक बार, और कहता है कि अमुक बार, अब बार का मतलब क्या हुआ, दिन, तो कौन सा बार होगा, तो इसका भी कुछ पता नहीं होता। तो कहा कि ये पता था कैलेंडर से कि अमुक दिन अमुक बार मदन होवेगी पंचमी, मदन महीने में की होवेगी पंचमी। मदन महीने का मतलब होता है कि कामदेव का महीना। जब आपको मैंने सरोज स्मृति पढ़ाई थी तो वहां पर भी एक जगह उल्लेख आया था कि मदन महीने कामदेव की पत्नी रति का विषय जब वहां पर आया था, तो वही मदन कामदेव को कहते हैं। तो कहा कि कामदेव का महीना होता क्या इस महीने में कि वसंत का जो मौसम होता है इसमें सारे के सारे जो जीव हैं, यहां तक कि पशु पक्षी, ठीक है, कबूतरों को छोड़ के सभी पशु पक्षी इत्यादि, और जितनी भी फसल होती है, ठीक है, वे समस्त क्या कर, जो प्राणी है, ठीक है,
ये सारे के सारे क्या करते हैं उस समय ना संभोग रति क्रीड़ा इत्यादि कार्य करते हैं। ठीक है, वो महीना मदन महीने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि कामदेव का महीना कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि सारे के सारे रति क्रीड़ा में लग जाते हैं। ठीक है, और महीने की होवेगी पंचमी, तो कहता है कि उस महीने में होवेगी पंचमी की पंचमी एक तिथि होती है जिसको आप बसंत पंचमी कहते हैं। ठीक है, और बड़े आकर्षण के साथ बड़ी अच्छी सी पूजा की जाती है सरस्वती माता की। और कहा कि दफ्तर की छुट्टी होगी, यह प्रमाण था। ठीक है, बसंत पंचमी वाले दिन ऑफिस की भी छुट्टी होती है, तो कहता कि ये प्रमाण था हमारे पास कि बसंत का महीना चल रहा है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था। ठीक है, अब कवि कहता है कि अब यहाँ पर कवि ने क्या प्रस्तुत किया है कि इस चीज का पता था क्या, जो नीचे अभी वर्णन करेगा कि कविताएं पढ़ने से ये पता था। क्या पता था कि इसका मतलब कवि कहता है कि मैंने कविताएं भी, अच्छा इस परंपरा में जब काव्य की जब आप परंपरा का अनुसरण करते हो तो उससे पूर्व भी आपको कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है, और इससे भी प्राचीन कवि हुए हैं। आपको अभी इसके बाद प्राचीन खंड आएगा, वहां पर प्राचीन कवि हैं, तो ये कवि 1900 में पैदा हुए, 1900 से आसपास पैदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी जो प्राचीन कवि हैं उससे भी पहले पूर्व बहुत समय पहले पैदा हुए हैं, तो मतलब उन कवियों का भी उल्लेख इन्होंने पढ़ा होगा। 12 मास में उसने 12 ऋतुओं का वर्णन किया है। ठीक है, मतलब 12 महीनों का वर्णन किया है। ठीक है, तो वो जो 12 महीनों का वर्णन किया, हो सकता है इसने वो भी पढ़ा हो। तो कवि का मतलब क्या होता है कि कवि अपनी कविता लिखते समय ये नहीं ध्यान रहता कि कवि अपनी कविता में क्या लिख रहा है, लेकिन कवियों की ये चीजें भी होती हैं कि कवि अपनी कविता के अतिरिक्त भी किसी का अनुसरण करते हैं, उन कविताओं को भी पढ़ा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं भाई वैसे मैं हूं तो नहीं, परंतु यदि मैं कवि हो जाता हूं, ठीक है, यदि मैं कवि हूं और तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कविताओं को लिखने के बाद अपनी कविताओं को ही पढ़ूंगा। हो सकता है मेरा भी कोई एक आराध्य हो। ठीक है, मुझे भी कोई और मुझसे भी ज्यादा कोई पसंद हो मुझे, जिसका मैं बहुत बड़ा, जैसे कुमार विश्वास इत्यादि। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो और वैसे कालिदास आदि संस्कृत के कवि हैं, वो भी बड़े प्रिय हैं। ठीक है, और फिर कहता है कि और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था। ठीक है, यहाँ पर कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था। कवि कहता है कि यह कविता पढ़ने से पता था कि क्या क्या होता है कविताओं में। तो कवि कहता है कि दहर दहर दहकेंगे, तो क्या दहकेंगे, तो कहा कहीं ढाक के जंगल, कि ढाक के जंगलों में क्या होता है बसंत के महीने में जब ज्यादा पत्ते गिर जाते हैं तो वो चुरमुराहट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है उनमें जब वो जो पीले पत्ते चारों तरफ बिखरे होते हैं तो वैसा पता कवि को कैसी प्रतीति होती है, तो कि मानो जैसे दहक रहे हो, जल रहे हो। ठीक है, वो पीले पीले होते हैं बिल्कुल लाल लाल, तो ऐसा दूर से देखने में मानो ऐसा प्रतीत होता है कवि को जैसे मानो दहक रहे हो, जल रहे हो। ठीक है, और कहा कि आम बोर आवेंगे। अब आम बोर आने का मतलब ये नहीं है कि पक जाएंगे, आम बोर आने का मतलब हुआ कि अब पेड़ों पर आम लद जाएंगे, अब हर पेड़ पर आम ही आम दिखाई देंगे। ठीक है, और क्या होगा, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के। तो कहा कि रंग से युक्त होंगे, रंग बिरंगे फल होते हैं, और कहा कि रस से भी युक्त होंगे, और गंध से माने खुशबू से। तो गंध से आप चंदन को ले सकते हैं, इसकी स्मेल को आप ले सकते हैं। तो कहा कि से लदे फदे दूर के विदेश के। ठीक है, अब चंदन का प्रयोग बेसिकली आप ले तो सकते हैं, लेकिन अगर आप नंदन वंदन के विषय में करेंगे तो वहां पर चंदन नहीं आएगा, तो वहां पर फलों की खुशबू ही मानी जाएगी। ठीक है, तो कहा कि रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के। अब दूर के विदेश से क्या होगा, तो दूर के विदेश का मतलब ये तो नहीं ना कि अमेरिका इत्यादि का वर्णन कभी कर रहा है। तो कहता है कि नहीं जी, हम दूर विदेश का मतलब क्या होता है बच्चे, विदेश से अभिप्राय है विशिष्ट देश। ठीक है, विशिष्ट देश जो विशेष रूप से विशिष्ट है। ठीक है, ऐसा देश। तो विशिष्ट देश का मतलब क्या हुआ, तो कहता है कि जो विशिष्ट देश है वो क्या हुआ, तो कहता है कि हमारे देश विशिष्ट तो भाई ऐसा ही हो सकता है जो दैवीय शक्तियों से युक्त हो। तो कहता है हाँ जी, तो दैवीय शक्तियों में तो देवता में हो सकती है, जो कि हाँ जी। तो कहा कि देवता कौन, तो कहा इंद्र। तो कहा इंद्र का जो वन है उसको नंदन वन को कहते हैं। ठीक है, तो इंद्र का एक नंदन वन है। ठीक है, इंद्रलोक में। तो कहता है जो स्वर्ग है तो उसमें, तो कहता है कि रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के। दूर इसलिए प्रयोग किया क्योंकि हम वहां जा नहीं सकते। ठीक है, तो उस स्वर्ग के, ठीक है, उस विदेश के, ठीक है, उस इंद्रलोक के नंदन वन होंगे, होवेंगे यशस्वी।
कि उस नंदन वन में भी जो फल फूल गिलेंगे उससे उसकी प्राप्ति, यश की प्राप्ति होगी, उसका यश बढ़ेगा। मधुमस्त पिक भौर आदि, ठीक है। मधुमस्त माने मधु, अपने मधु से, यानी मधु में मस्त, मतलब उस समय अपनी धुन में जो मस्त है क्या, पिक और भौर, ठीक है। पिक माने कोयल और भौर माने भंवरे, ठीक है। आदि, आदि पद से कई एक ऐसे पक्षियों का, कीट पतंगों का उल्लेख हो गया है, ठीक है, जो भ्रमण करते हैं केवल, ठीक है, जो शहद लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। इस महीने में क्या होगा कि मधुमस्त, जो मधु में अपनी मध में जो मस्त है, वैसे पिक भौर आदि अपना कृतित्व माने जो उनका परमानेंट है, जो फिक्स है, जो करते रहते हैं, ठीक है, जो उनका कार्य है, जो उनको स्वाभाविक है उनका करना, ठीक है, वे अपना अभ्यास करके दिखाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि कार्य तो वो करेंगे, लेकिन कभी कहता है कि वे अभ्यास करके दिखाएंगे। वो हर कार्य तो बेसिकली वो करते ही करते हैं, लेकिन इस महीने में कभी ना उसको एक नया नाम दे दिया, कहता है कि वो प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की जो करते रहते हैं, ठीक है, करके दिखावेंगे। और कहा कि यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, तो कहता कि नहीं, यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा। तो नगण्य का मतलब होता है नगण्य, अर्थात जिसकी गणना की नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ऐसा दिन क्यों कहा कि कवि को आज ही पता चला है कि यह वसंत चल रहा है। हालांकि कैलेंडर से सब कुछ पता था, लेकिन आज महसूस किया है, इसलिए उसके लिए जो दिन है वो एक विशेष है। इस दिन को वो अपने जीवन में रखना चाहता है, तो कहता है कि इसको गिनूंगा नहीं उन दिनों में जो मैं बिताता चला जा रहा है। इसलिए कहा कि नगण्य दिन जानूंगा, कि जैसे मैंने जाना बसंत आया, कि मैं आज जान गया हूं कि बसंत का मौसम आ गया है, ठीक है। अब मदन महीने और उसके बाद पिक भौर आदि जो है, ठीक है, ये कवि ने मधुमस्त पिक भौर आदि ये कवि ने विशेष आकर्षण के लिए प्रयुक्त किए हैं। इन शब्दों का चयन कवि ने इसलिए किया है कि ताकि श्रोता या पाठक जो पढ़ रहा है उसको विशेष आकर्षण हो और वह इसमें लीन हो जाए। जब आपको रस पढ़ाया था तो रस में एक शब्द आया था कि लीन हो जाए पाठक, तब काव्य को पढ़ने में आनंद आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कवि ने विशेष आकर्षण के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। दहर दहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार की छटा है, रंग रस में अनुप्रास अलंकार है, अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।